नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक मैं आपको ये बात बताता था ना कि भाई ज्वर, कुष्ठ और वात व्याधि, अगर आप चरक को पढ़ें तो चरक में 3 जगह धातु तत्व दे रखा है ना। हाँ। 3 जगह धातु तत्व दे रखा है। एक तो ज्वर में दे रखा है, एक जगह कुष्ठ में दे रखा है और वात व्याधि। हम इतर ग्रंथों का अध्ययन करें तो रोमांतिका में भी जो है धातु गतत्व का वर्णन दे रखा है। तो ज्वर का धातु गतत्व कोष्ठ की स्थिति को प्रदर्शित करता है, कुष्ठ का धातु गतत्व शाखा को प्रदर्शित करता है और वात व्याधि का धातु गतत्व मर्म अस्थि संधि को प्रदर्शित करता है। ये आपको समझना होगा, बहुत ही क्लियर कट है, ऐसा नहीं है ना कि नहीं जी सर। हाँ। अब मैं थोड़ा सा आपको कि कैसे हम, जैसे रक्त प्रदोषज विकार की मुझे चिकित्सा करनी है ना। तो अगर हम रक्त का पांच भौतिक स्वरूप देखते हैं तो क्या होता है कि विस्तृतता, ठीक है जी, द्रवता, स्पंदन, विस्तृता, द्रवता, राग आएगा, फिर स्पंदन, फिर लघुता। जी जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। राग, स्पंदन और लघुता, ठीक है जी। विस्तृता में पृथ्वी पृथ्वी महाभूत क्या दिखता है। द्रवता में जल महाभूत क्या दिखता है। राग में तेज महाभूत क्या दिखता है। स्पंदन में वायु महाभूत क्या दिखता है और लघुता में आकाश महाभूत की अधिकता है, ठीक है जी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं। हाँ जी सर। विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ठीक है। जो पृथ्वी है उसका गुरु स्थिर, स्थूल, गुरु स्थिर और स्थूल महाभौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो विस्तृता में मिलेंगी आप। और जल का द्रव, शीत, गुरु, मंद, सांद्र, ठीक है जी। और राग जो कि तेज महाभूत के कारण है उसकी रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म महाभौतिक गुण की क्या रहती है, अधिकता रहती है,
स्पंदन, वायु का कौन कौन सा गुण? रूक्ष, विशद और लघु। ठीक है जी। जी सर। यस सर। और लघुता में जो कि आकाश का गुण है, उसमें सूक्ष्म, विशद, लघु। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने पहली बार तो कि हम कभी कहाँ करते हैं चिकित्सा में, भाई रक्त का आता है तो हम रक्त शोधक सिरप दे देते हैं, माँ मंजिष्ठादि काढ़ा दे देते हैं, सारी बात क्या सब दे देते हैं, है ना, गंधक रसायन दे देते हैं, आरोग्यवर्धनी मिट्टी दे देते हैं, किशोर गुग्गुल दे देते हैं कि नहीं? ये कौन विचार करता है? विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, पृथ्वी, जल, करता है कोई? नहीं सर, नहीं हाँ, नहीं सर, कभी नहीं किया। कोई नहीं किया। नहीं कोई करता है क्या? आपने कुछ, चलो मान लो ठीक है, आप सभी के भी जो है अच्छे अच्छे लोगों से आपने पढ़ा होगा, तो कोई आपको बताता है कि ये नहीं बोले हाँ फलाने में फलाना देना, फलाने में फलाना देना, ऐसा ऐसा वैसा। इसमें सर ये गुण ही समझ में नहीं आते। आपने हाँ जी, पढ़ाया पहली सर ये बार गुण नहीं समझ में आते, गुण नहीं समझ में आते। मतलब गुण पेशेंट में कैसे देखे ना सर, वो चीज समझ नहीं आती। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसमें तो आप देखिए सिंपल सी बात है, आप मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास पेशेंट आया और उसने टकटका दिखाया आपको, ठीक है, मंडल था, है ना, जो कि रेडिश था, कि कृष्ण वर्ण का था, कि अरुण वर्ण का था, तो आप राग राग समझ लोगे, यहाँ सर ठीक है। लालिमा। अब रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब आपने देखा, रोगी आपके पास आया और उसका बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी कम है, क्या समझोगे आप? स्पंदनता है कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है ना। अब मान लो रक्तपित होता है, नाक से खून निकल जाता है, औसृक जिसे आप कहते हो कि भाई रक्त प्रदर हो रहा है, रक्तार्श हो गया है, तो द्रव गुण बढ़ा हुआ है, इसमें क्या आपको इसमें वो आ रही है? हाँ सर, शायद हम लोग इस तरह से देखते नहीं है ना स्पंदन की, बात मतलब तो यही है, मैं बात तो यही कह रहा हूँ ना आपसे, शायद मत लगाओ, आप देखते ही नहीं हो ऐसे। हम देखते हाँ नहीं नहीं है। सर, हम लोग नहीं देखते। Nobody tries to कि भाई वो क्यों चाहता है, भाई हम किसी भी पेशेंट को बड़ी आसानी से देख, मैं तो ये देता हूँ, मैं ये देता हूँ, मेरी सारी जिंदगी इसमें ये लग गई कि देखिए एक मेरे में खराबी क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई एक परफेक्टनेस हो, है ना, कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें कैसा हो, वो एक संगीत की तरह हो, सितार की तरह, मतलब वो उसको सुनने में पढ़ने में मजा आए कि नहीं। अगर वो लयबद्ध है तो वो समझ में आता है और वो आनंद देता है। और कई लोग कहते, और लोग पता है क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई बहुत गूढ़ ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी प्रयास करते तो आपको कई ये चीजें जो मैंने आपको अच्छा बताई, या ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं, कि आप बताओ मुझे। सर एक विस्तृत गंधी तो समझ में आता है, बहुत सारे लोगों का जब रक्त मोक्षण करते हैं ना, तो सर इतनी ज्यादा फाउल स्मेलिंग होता है। नहीं बहुत आ रहा ज्यादा। है ना, मैं वही कह हाँ, रहा हूँ कि अगर आप इसको देखोगे तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं से मिलेगा। है ना। तो और हमेशा क्या होता है, जब भी मैं पढ़ता था ना, तो वहां पर सब लोग एक ही बात कहते थे कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं। जी सर। परंतु देखो डॉक्टर साहब, क्या होता है कि हमेशा एक शेर है जो मैं काफी पहले कहा करता था, जाने आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि शिकवाए जुल्मत इशब, शिकवाए जुल्मत इशब, यानी कि आपको किसी के भी लिए के प्रति भी शिकायत रखते हो आप, तो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई क्षमा जला जाते। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो हमने किया नहीं, व्हाट वी डू, अरे उसने हमें किसी ने बताया नहीं, क्या करते साहब, ढूंढा हमने था नहीं,
और हमारी थाली में कोई आकर डाल के गया नहीं। एनीवे, अब जो विस्तृता, द्रवता, स्पंदन, लघुता, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और फिर इनके महाभौतिक गुण को देखने पर अब दो चीजें हमारे सामने आती हैं। अगेन वी आर पुटिंग कि भाई रक्त दृष्टि कैसे होगी पांच भौतिक स्तर पर, कि या तो विस्तृता माने आमगंध है ना, जो स्मेल है वो या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। विस्तृता कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये दोनों ही खराब है। अरे हाँ कि ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। दोनों ही चीजें गड़बड़ हैं कि विस्तृता इंक्रीज हो गई और विस्तृता कम हो गई। अगर आपको विस्तृता कम हो गई तो आपने गैरिक का प्रयोग करना है। ठीक है जी, किसका प्रयोग करना है? गैरिक का। गैरिक। का। और गैरिक क्यों कह रहा हूं मैं? गैरिक क्या होता है? एक लाल रंग की मिट्टी का पत्थर होता है और उसका चूर्ण होता है। बहुत सस्ता और मेरा बहुत फेवरेट है ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी महाभूत, क्योंकि वो पत्थर ही है कि नहीं? जी सर। तो ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में विस्तृता यानी कि आमगंध, पृथ्वी गुण को बढ़ाता है और पृथ्वी गुण में आमगंध को बढ़ाता है अगर विस्तृता कम हो गई है तो। और यदि अधिक हो गई है, विस्तृता अधिक हो रही है, आमगंध की अधिकता है, तो उसको कम करने के लिए अभ्रक भस्म का यूज करना है। अभ्रक भस्म जो होती है वह लघु होती है, अत्यंत सूक्ष्म गामित्व वाली होती है। इसीलिए अत्यंत लघु होने के कारण और सूक्ष्मगामी होने के कारण यह प्राणवायु स्रोत या जहां पर भी है वहां पर बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी गुण का ह्रास करती है। तो यानी कि रक्त का विस्तृगन गुण बढ़ा हुआ हो, तो अगर बढ़ा हुआ है तो अभ्रक भस्म और विस्तृ गुण कम है तो गैरिक भस्म का प्रयोग करना। ठीक है जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी। ठीक है। अब आता है रक्त का द्रव गुण बढ़ गया। रक्त का द्रव गुण बढ़ गया। तो यदि द्रव गुण बढ़ गया या द्रव गुण कम हो गया, दो चीजें ही होंगी ना, रक्त का द्रव गुण बढ़ गया या कम हो गया। यदि रक्त का द्रव गुण जो है वो कम हो जाए और हमको उसकी वृद्धि करनी हो तो ताम्र या हरताल का प्रयोग करना। ठीक है जी? अगर रक्त सांद्रता को प्राप्त हो रहा हो तो क्या करना आप, जिसको आप क्या कहते हो, रक्त गाढ़ा हो रहा है, ब्लड में थिकनिंग ज्यादा हो रही है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है, तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए तो आपको क्या करना है? ताम्र और हरताल का प्रयोग करना है। ठीक है जी? ताकि उस रक्त में द्रवता का गुण बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि ताम्र और हरताल दोनों ही उष्ण गुण वाले हैं, और जो उष्ण गुण वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज को पिघलाकर क्या करते हैं? द्रवता को उत्पन्न कर देते हैं। तो ताम्र गुण जो होती है वो उष्ण गुण के कारण, और हरताल जो होती है वो कटु और उष्ण होने के कारण जो होती है क्या कर देती है? द्रवता को बढ़ा देती है। कर देती है। अब मान लीजिए कि रक्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है और घटाना है, तो आपने क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? स्वर्णमाक्षिक। रक्त का विस्तृगंध कम या ज्यादा होने पर क्रमशः गैरिक और अभ्रक द्रव का रक्त का द्रव गुण कम या ज्यादा होने पर क्रमशः ताम्र, हरताल और स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी? हाँ। अब जो कासीस है वो क्या करता है? रंजक पित्त की उत्पत्ति करता है।
तो राग अगर कम हो रहा है, इसीलिए जितने भी ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं उसमें कासीस का प्रयोग करना। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। आपको पता चलेगा भाई, आपके सामने एक द्रव्य है, भाई आपको मालूम है कि कासीस जो होता है वो रंजक पित्त का निर्माण करता है। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी। और कासीस क्या होता है, वो रंजक पित्त का निर्माण करने वाला होता है। तो रक्त का यदि राग गुण कम हो गया तो ल्यूकोडर्मा में श्योर शॉट जो है वो कासीस का प्रयोग होता है और करते हैं हम। ठीक है ना, जैसे जितने भी वो भी आएंगे, जैसे स्वयं वो गुल है तो उसमें भी कासीस होता है। लेकिन हम एक सिंगल ट्रक अगर आपको यूज करनी है कि भाई मैं तो कासीस यूज करूंगा और मुझे उसी से रिजल्ट लेना है। और प्रवाल और मौक्तिक ये जो होते हैं, यदि रक्त का राग बढ़ा हुआ हो, रंजक पित्त बढ़ा हुआ हो, तो उसको क्षमन करने के लिए प्रवाल और मौक्तिक का, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, शीतवीर्य द्रव्य। कैसे द्रव्य है? शीतवीर्य। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब रक्त का स्पंदन गुण बढ़ा हुआ है या रक्त का स्पंदन कम है, तो यदि रक्त में स्पंदन की स्थिति कम आ रही है तो आपने अभ्रक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अभ्रक। अभ्रक। क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म गामित्व होने के कारण यह परमाणु में आसानी से पहुंच जाती है और वहां पर जो रक्त की गति के लिए स्पंदन है उसको चलाने का कार्य जो है वो, यानी कि अभ्रक जो है, जब वो लोह गुण जो है वो जैसे ही वायु के साथ जुड़ता है तो जो रूक्षता को उत्पन्न कर वायु को थोड़ा सा बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पुनः स्पंदन की क्षमता शुरू हो जाती है। और स्पंदन अधिक हो रहा है उसको कम करना है तो सुवर्ण भस्म का प्रयोग करना। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मतलब ये जैसे क्लॉट्स होते हैं उनमें यूज हो सकता है अभ्रक? जैसा अभी जो जैसा जैसा आपको अभी क्लॉट में कहाँ से क्लॉट आ जाएगा बताओ आप? सर मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि स्पंदन नहीं होता, जैसे थिकनेस होती वो है आप ब्लड में। जैसे कि भाई गर्भ स्पंदन नहीं आ रहा है ना, या ब्रैडिकार्डिया टैकीकार्डिया। हाँ, ये यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ट्रैकिकार्डिया, जहाँ पर आपको स्पंदन गुण द्रवता में, वो वाली चीज द्रवता में आएगी ना? वो तापता में आएगी। हाँ हाँ, स्पंदन मतलब कि वही ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। अब इसकी समझ में आ गई ना? जी सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और सुवर्ण जो होता है वो स्निग्ध भस्म कही जाती है। कैसी भस्म कही जाती है? स्निग्ध भस्म। तो बढ़े हुए वायु का नाश करने के लिए क्या करते हैं हम? स्निग्ध गुण का प्रयोग करते हैं, है ना? वायु का नाश करने के लिए कर रहे हैं। तो सुवर्ण कैसी है? स्निग्ध है। और अभ्रक को सूक्ष्मगामी है, इसलिए वायु का प्रभाव उसमें ज्यादा है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्मगामित्व तो हो जाती है, इसलिए स्पंदन गुण को प्रभावी रूप से। अब लघुता, लघुता में भी आपने अभ्रक भस्म का प्रयोग, क्योंकि सूक्ष्मगामित्व होने के कारण संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर जाती है और क्योंकि गैरिक पार्थिव है इसीलिए लघुता को दूर कर, यदि यदि लघुता भरी हुई है तो गैरिक का प्रयोग करना। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपको? स्पंदन गुण सर बढ़ जाने पर क्या करना? स्वर्ण गैरिक। देखिए, अगर स्पंदन गुण बढ़ गया तो सुवर्ण भस्म का प्रयोग करना। स्पंदन गुण कम हो गया तो अभ्रक का प्रयोग करना। ठीक है जी। सर एक और विस्त्र वाला पॉइंट समझाएंगे, विस्त्र गुण वाला सर? सर स्मेल ज्यादा होना वाला पार्ट समझ आ रहा है सर, कम वाला मुझे वो पॉइंट कर रहा। क्या कम वाला? सर जो विस्त्र गुण है ना सर, आपने कहा कि जैसे स्मेल ज्यादा होगी तो उसमें हम लोग अभ्रक का करेंगे ना सर एक लघुता एक बार। सर ये समझ नहीं आया सर, कम कैसे, मतलब उसमें क्या पता चलेगा कैसे, मतलब क्लिनिकली कैसे देखेंगे सर इसको? अरे डॉक्टर साहब, क्लिनिकली तो बता रहा हूँ
कि भाई आपके पास विस्तृत गंध कैसे आएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे जो ब्लड गिरता है उसमें सीवियर स्मेल है, ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ आ गई। ठीक है ना कि नहीं। अब मान लीजिए द्रव्य गुण बढ़ा हुआ है, लेकिन किसी में जो आप देखते हो कि रक्त जो है वो इतना नहीं वो है, रक्त का मान लीजिए द्रव्य गुण बढ़ के साथ में जो है पृथ्वी गुण के साथ, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में आ रहा है। जी सर। तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि जो गंध आ रही है वो कैसी है। एक्चुअली में विस्तृत गंध जो है वो आम गंध से प्रस्तुत की आती है, जो मिट्टी की जैसी गंध होती है ना, वैसी गंध आती है। रक्त मोक्षण करेंगे तब आपको आसानी से मालूम पड़ेगा, विचर्चिका के या स्किन डिसऑर्डर के जैसे भी पेशेंट हैं। अब मान लीजिए कि पूय निर्माण हो रहा है, तो वहां पर जो व्रण बन जाता है उस व्रण में गंध कैसी आती है? पूरी गंदी आएगी। हाँ, उसमें 14 प्रकार की गंध आती है डॉक्टर साहब, 14 प्रकार की गंध। लेकिन जो रक्त का दूषित होने पर जो गंध आता है उसका एक अलग वो होता है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है, गंध गुण कम होने पर बढ़ाने के लिए गैरिक, और गंध गुण यदि अधिक है तो उसको कम करने के लिए अभ्रक का प्रयोग करना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई सवाल? सर रक्त की सामान्य गंध कौन सी होती है? रक्त की सामान्य गंध आम गंध ही होती है डॉक्टर साहब, विस्तृत गंध। तभी तो हमने कहा है विस्तृत माने क्या, आम गंध होना, हल्का सा फाउल स्मेल आना, हल्का सा। सर एक जैसे रक्तपित्त में बताते हैं कि लो गंध आती, जैसे लो के समान गंध आती है। लो गंध आती है। लो गंध का है चरक नहीं जी, ठीक है ना। लोह गंध कहना या विस्तृत गंध कहना, तो आप लोहे को यदि आप घिस के देखोगे ना, तो घिसने पर एक अलग से जो उष्णता उत्पन्न होने के साथ जो गंध उत्पन्न होगी, दैट इज कॉल्ड विस्तृत गंध जी। वो सामान्य गंध मानेंगे? ये सामान्य गंध है जी, सामान्य गंध। सर लघुता प्लीज एक बार बता दीजिए, वो आवाज नहीं आ पा रही। लघुता का क्या डॉक्टर साहब? क्लिनिकली कैसे देखेंगे? देखो डॉक्टर साहब, एक बहुत सिंपल सी बात है ना, एक क्या होता है, जहां पर भी आकाश गुण है ना, लघुता है, जहां पर भी स्त्रोतो अवरोध की स्थिति हो जाए। मान लीजिए कि आपको श्वास कष्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ये तो देखा होगा, श्वास कष्ट तो देखा होगा, श्वास कृच्छता आ रही है सर, मेरे को ही हुआ था। हाँ, है ना, श्वास कृच्छता आ रही है यानी कि गुरु गुण बढ़ गया, कफ जो है वो छाती में जमा हो गया, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना। अब आपको जब श्वास कष्ट होता है तो अभ्रक भस्म देने में कोई दिक्कत नहीं होती ना जी, देते हो? सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, शतपुटी अभ्रक भस्म सादा देते हैं कि नहीं देते हैं? है ना। अब मैंने आपको सूक्ष्म स्तर पर ले लिया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप क्यों देते हो, क्योंकि अभ्रक भस्म जो है वो इतने छोटे से रास्ते में भी अपनी जगह बना लेगा और जाकर क्या उत्पन्न कर देगा, एक तो लघुता को उत्पन्न कर देगा कि नहीं। ये समझ में आ रही है आपको? आकाश गुण की कमी हो गई जी, आकाश गुण की कमी यानी कि वहां पर कफ जमा हो गया, कफ जमा होने से स्त्रोतरोध उत्पन्न हो गया। अब वहां पर जो है वो जगह जा नहीं रही, तो आपने क्या किया, प्राणवायु और स्त्रोत दृष्टि में संग होने पर, श्वास कृच्छता होने पर आपने व्यक्ति को अभ्रक भस्म दे दी। और हाइपर वेंटिलेशन हो गया किसी को, यानी कि आकाश गुण बढ़ गया, लघुता बढ़ गई, तो आपने उसको पृथ्वी गुण से काउंटर अटैक करना पड़ेगा, तब आपने गैरिक देना पड़ेगा। ठीक है। अब आया क्लिनिकली समझ में? समझ में ना कि वो वहीं जाती है, कि वो एक ग्रॉस चीज पेश कर दी जाए। यदि मैं कहता हूं कि देखो ये ब्रोंकाई में कफ जमा हुआ है ना, और यहाँ पर आकाश गुण, क्योंकि ब्रोंकाई में क्या होता है कि वो आकाशीय रचनाएं हैं, स्त्रोतस में, स्त्रोतस कैसी रचनाएं हैं? आकाशीय रचनाएं हैं, जो कि परिणमन धातुओं का परिवहन करती हैं।
परंतु वहां पर गुरुता होने के कारण आकाश महाभूत कैसा हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। उस आकाश महाभूत को काउंटर करने के लिए अभ्रक भस्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। अब ये समझ में आया ना आपको? जी सर। हाँ जी सर। पांच भौतिक के बाद क्या होता है कि हमको पढ़ाया गया भाई कि रक्त दुष्टि के हेतु क्या क्या होते हैं। विदाही अन्न पानानि, विदाही अन्न पानानि स्निग्ध उष्ण उष्णानि द्रवानि च। विदाही अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति। रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजताम आतप आनलौ। ठीक है जी। हाँ जी सर। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हेतु क्या है, विदाही अन्नपान करने से, स्निग्ध पदार्थों के अति सेवन से, उष्ण पदार्थों के अति सेवन से, द्रव पदार्थों के अति सेवन से, और आतप अनलौ यानी कि आतप और अनल का अत्यधिक सहचर्य होने से क्या होता है, रक्तवश दुष्टि दुष्टि होती है। अब मान लीजिए कि विदाही अन्नपान किया आपने, तो विदाही अन्नपान सेवन से यदि रक्त दुष्टि हुई है तो प्रवाल भस्म का प्रयोग करना, प्रवाल या मौखिक का प्रयोग करना। ठीक है जी। जी सर। यस सर। नंबर 2, स्निग्ध पदार्थ के सेवन से, स्निग्ध पदार्थ के सेवन से यदि रक्त दुष्टि हुई हो तो, क्योंकि ये प्रवाल और मौक्तिक कैसे हैं, शीतवीर और स्निग्ध पदार्थ के सेवन से यदि रक्त दुष्टि हुई हो तो लोह या भंग का प्रयोग करना, क्योंकि ये कैसे हैं, रूक्ष। क्योंकि क्या होता है, जब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने उसको देखा और रक्त दुष्टि मैंने देखी और वो स्निग्ध पदार्थों के सेवन से हुई है, तो मेरे पास क्या है कि भाई मैं बहुत सी चीजें दूं तो इससे पहले मैं ये देख लूं कि भाई वो क्या है। तो स्निग्ध पदार्थों के सेवन से रक्त दुष्टि, तो रूक्ष भस्म का प्रयोग करना, यानी कि लोह या भंग में से कोई एक द्रव्य का प्रयोग में कर लूं। अब मान लीजिए कि विदाही अन्नपानानि स्निग्ध उष्ण पदार्थों के सेवन से यदि रक्त दुष्ट हुआ है तो मैं क्या प्रयोग करूंगा, बताओ। प्रवाल और मौक्तिक, तुम होना बिल्कुल ही एक मुंह पर बताया है कि भैया अतिशीत यही है, दो द्रव्य आपके पास, तो आप यूज कर लेते हो उसको, लेकिन भगवान ने मना किया ना कि अपनी अकल तो चलानी नहीं है, नहीं है ना? सर बोला था। अच्छा बोला था क्या? तो फिर मुझे नहीं सुनाई दिया। उष्ण पदार्थ, अब द्रव पदार्थ के अधिक सेवन से यदि रक्त दुष्टि हुई हो तो क्या करोगे, बताओ। ये लोह भंग यूज करें, लोह और भंग। द्रव्यता ज्यादा में स्वर्णमाक्ष। यस, स्वर्णमाक्ष। अब आ गई ना जी, ड्रग ऑफ चॉइस। और यदि आतप और अनल के सहचारी, यानी कि धूप
लू लग गई आपको ना, तो रक्त दुष्टि हुई। लू लग जाती है ना अभी गर्मी के दिनों में, लू माने आतप और वायु का सेवन। ठीक है जी, तो क्या करना, रौप्य भस्म का प्रयोग करना। जी सर। ठीक है जी, यह शीत है। अब आप पूछोगे कि सर आपने मौक्तिक और प्रवाल का प्रयोग क्यों नहीं किया इसमें शीत में? क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें आतप अनिल की वजह से जो संपूर्ण सार्वदेहिक आपको जो द्रव और विलाही अन्नपान के कारण जो कोष्ठ पर असर पड़ रहा था, उस कोष्ठ पे असर जो है वो प्रवाल और मौक्तिक का कामित्व है, परंतु संपूर्ण शरीर में रसायन रूप से कार्य करते हुए जो कामित्व चाहिए वो रौप्य भस्म कर सकती है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी सर। तो विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, गैरिक, ताम्र, काशीस, अभ्रक, अप्रक, हरास कर हेतु, अभ्रक, सुवर्ण, प्रवाल, सुवर्ण, गैरिकम, विदाही अन्नपानानि उष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दूष्यन्ति विदताम आतप अनलौ। विदाही अन्नपान करने के सेवन पर कोष्ठगत दाह को शांत करने के लिए प्रवाल और मौक्तिक का प्रयोग, स्निग्ध पदार्थ से उत्पन्न हुए रक्त दुष्टि में लोह और भंग का प्रयोग, उष्ण पदार्थ से उत्पन्न हुए रक्त दुष्टि में प्रवाल और मौक्तिक का प्रयोग, द्रव पदार्थ के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न हुई रक्त दुष्टि में स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग, और आतप अनलव के सेवन करने पर रौप्य भस्म का प्रयोग करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। हाँ जी सर। किसी को कोई शक? सर आतप और वायु दोनों के बढ़ने से ना रौप्य भस्म। हाँ जी, आतप और अनिल बोला ना आपने कि बढ़ने पर रौप्य भस्म। हाँ, मतलब शीत गुण बढ़े या उष्ण गुण बढ़े, दोनों को। आतप अनलव का मतलब क्या होता है कि धूप और वायु का सेवन आपने इकट्ठे किया, यानी कि आप दोपहर में चले गए, दोपहर के टाइम पर जब लू चल रही थी तब रक्त दुष्टि हो गई आप। ठीक है, ठीक है सर। ये किसी का ना ऐसे हु करके आ रहा है, कोई बाहर है क्या? हवा चल रही है तेज। कुलभूषण जी थे? नहीं सर, मैं तो कैबिन में बैठा हूँ। अच्छा, कैबिन में बैठे हो? क्यों डॉक्टर साहब आज गए नहीं ऊपर? मैं डेली नीचे ही बैठता हूँ। वो कहते हैं पहले वो अपने मास्टर की क्लास लगाया फिर ही ऊपर आना। अच्छा, अब रक्त दुष्टि हर कर्म, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। रक्त दुष्टि हर कर्म। तो रक्त दुष्टि हर कर्म में हमें सबसे पहले बताया कि भाई आप रक्त प्रसादन करो। व्हाट इज रक्त प्रसादन? रक्त को साफ करना, रक्त को अच्छा रखना, इकट्ठा हो गया उसको फैला देना। बोलो बोलो बोलो। तो जैसे तो नहीं होता है सर? सर जैसे हाइपर पिगमेंटेशन में होता है सर, वो मतलब रक्त इकट्ठा हो गया उसको प्रसाद कर देना, फैला देना। जैसे प्रसाद करने वाले फैलाना होता है, रक्त की शुद्धि करना। शुद्धि है सर, को साफ करना, सुंदर बनाना, साफ करना, तो खुश करना सर। प्रसादनम विशुद्धिकरम, जैसा कि मतलब अधिकांश विद्वान कह रहे थे, साफ करना, क्लियर करना। अब यहाँ पर क्लियर करने को भी हमें 3 अर्थों में लेना पड़ेगा। रक्त प्रसादन माने क्या? वैशुद्ध कर्म, यानी कि शीशे की तरह साफ करना। ठीक है जी। प्रसाद माने स्वच्छ करना। अब स्वच्छ करने के कई मीनिंग होंगे कि धातु दुष्टि दूर कर धातु को सशक्त बनाए, नहीं जी। तो जो एक मतलब तो क्या है कि जो रक्त में जो रंजक पित्त है उसके निर्माण के लिए रक्ताणु यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ाना। ठीक है, रक्त प्रसादन माने क्या? टू इंक्रीज द आरबीसी काउंट, ताकि भाई रोग एकदम लाल हो जाए, है ना।
दैट इज कॉल्ड रक्त प्रसादन। जी तो पहला जहां पर कि रंजक पित्त का निर्माण करना है, वहां पर हमको क्या यूज करना है, मंडूर। रक्त प्रसादन में एक काम क्या होगा, जब आरबीसी को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द आरबीसी, तो पहला काम हो गया टू इंक्रीज द आरबीसी। एरो का निशान हो गया, देखिए नहीं रहा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर। रंजक पित्त का निर्माण करके रक्ताणुओं की संख्या बढ़ाने को हम रक्त प्रसादन कहेंगे, एक अर्थ। इसमें हम क्या यूज करेंगे, मंडूर। नंबर 2, रक्त धातु में उपस्थित आम का शोषण करना और धात्वाग्नि का उत्तेजन करना। रक्त धातु में स्थित आम का संशोधन करोगे, तो जब आम को आप निकाल लेंगे तो कैसी हो जाएगी, रक्त धातु साफ हो जाएगी जी सर। और धात्वाग्नि उत्तेजित हो जाएगी। ठीक है ना? पहला अर्थ था कि आपने क्या किया कि रंजक पित्त की निर्मिति कर रक्ताणुओं की संख्या बढ़ाना, मंडूर, रक्त प्रसादन। रक्त धातु में स्थित आम का संशोषण यानी कि उसको पाचित कर रक्ताग्नि को बढ़ाना, दैट इज अगेन अ प्रसादन, बट दिस प्रसादन इज कर्म इज डन बाय कासीस। ठीक है जी। और रसतरंगिणी के अनुसार रक्त वृद्धि करम परम मंडूरम, आम संशोषणम श्रेष्ठम मंदाग्नि परिदीपनम, धात्वाग्नि को बढ़ाने के लिए और रक्तगत आम को दूर करने के लिए कासीस। दो प्रयोग हो गए जी रक्त प्रसादन के। हाँ जी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि कासीस से आम का पाचन होता है। नंबर 3 की रक्त वाहिनियां जो संकुचित हो गई थी उनका विस्तार करना। ठीक है जी। जी सर। क्या प्रयोग करेंगे, सर ये अब्रक प्रश्न। पहला कार्य कि रक्त प्रसादन में हमने 3 अर्थ लिए। रक्त प्रसादन हम कैसे कैसे करते हैं और किस तरह से रक्त प्रसादन करने के लिए, रक्त प्रसादन माने स्वच्छ करना, रक्त रंजक पित्त का निर्माण कर रक्ताणुओं की संख्या बढ़ानी होकर रक्त प्रसादन करना है, मंडूर। रक्त धातु में स्थित आम का संशोषण कर धात्वाग्नि का दीपन करना है, कासीस। रक्त वाहिनी का विस्तार कर रक्त की गति को या रक्त स्रोतोवरोध को दूर कर वायु का चरण संपादित करना है, रक्त प्रसादन करना है, तो अब्रक। क्लियर है? जी सर। जी सर। रक्त प्रसादन, रक्त दुष्टि हर क्रम में सबसे पहला कार्य क्या था, रंजक रक्त प्रसादन। रक्त प्रसादन। अरे मेरी माँ, कहाँ ये रक्त प्रसादन में फिर 3 वो देखे। अब दूसरा रक्त दुष्टि हर क्रम क्या है, रक्त स्तंभन। ठीक है जी। जी सर। पहला क्या था, शुद्धिकरण। रक्त प्रसादन का पहले रक्त प्रसादन था, अब रक्त स्तंभन। दूसरी ले लेता हूँ, नहीं तो तुम। अच्छा, मैं कभी कभी ज्यादा गुस्सा करता हूँ, ऐसा आपको लगता है क्या? दुर्वासा मुनि हो गया हूँ मैं? नहीं सर। नहीं सर, इतना जरूरी है सर। जरूरी है। इतना जरूरी है, मतलब आप लोग पता नहीं क्या रक्त। अब रक्त दुष्टि हर कर्म में पहला रक्त प्रसादन था। रक्त प्रसादन के लिए मैंने 3 चीजें यूज की। अब मुझे रक्त स्तंभन करना है। रक्तम प्रच्युते रक्षति इति रक्त स्तंभकम, अर्थात शरीर से बाहर निकलने वाले अतिरिक्त रक्त को थामने के लिए, रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रक्त स्तंभन। इसके लिए 2 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं आप, सुवर्णमाक्षी या प्रवाह। ठीक है जी। जी सर।
अब जो तीसरा कार्य है, पहला कार्य क्या था? रक्त प्रसादन। रक्त प्रसादन। तो दूसरा कार्य क्या है? रक्त संबंध। तीसरा कार्य क्या है? रसायन। लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। शस्त माने जो उत्कृष्ट धातुओं को उत्पन्न करना, रस धातुओं को उत्कृष्ट बना, रस प्लस अयन। रसायन इज इक्वल टू रस प्लस अयन। रस माने धातु, अयन माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ धातु को, रस से केवल रस मत लेना, यानी श्रेष्ठ धातुओं को उत्पन्न करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रसायन। तो रक्त दुष्टि हर क्रम में तीसरा क्रम क्या है? रसायन का प्रयोग करना। तो रसायन के लिए क्या क्या प्रयोग करना है हमें? स्वर्ण भस्म, अभ्रक। वन एंड ओनली अभ्रक। ठीक है जी। पहला कार्य क्या? रक्त प्रसादन। प्रसादन कैसे कैसे करना? आरबीसी बढ़ानी हो तो क्या करना? शोषण करना तो क्या करना? ठीक है। और तीसरा क्या था? रक्त वाहिनी का विस्तार करना। रक्त वाहिनी का विस्तार करना हो तो क्या करना? रक्त का स्तंभन करना तो क्या करना? स्निग्ध पदार्थों के अति सेवन से रक्त दुष्टि हुई हो तो क्या प्रयोग करोगे? लो या वांग या लो। ठीक है। रक्त का स्पंदन गुण कम करना हो तो क्या प्रयोग करोगे? स्पंदन गुण कम करना हो तो अब इसके बाद रक्त दुष्टि हर में चौथा क्रम है शोणित संघात भेदन। ठीक है, ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा है? शोणित संघात भेदन। चरक सूत्र 28 में रसों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, शोणित संघात भिन्नति कटुरसम। शोणित संघात का भेदन कौन करता है? कटुरस। और कटुरस यानी कि आपको रक्त का जो गट्टा है वो तोड़ना है। इसके लिए आपने क्या प्रयोग करना है? कटुरस उष्ण तीक्ष्ण गुण। ठीक है जी। ठीक है जी। क्या क्या कार्य हो गए? रक्त प्रसादन हो गया, रसायन हो गया, शोणित संघात भेदन। ठीक है जी। तो विस्ता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, विदाही, अन्नपानानि, सिंधु उष्ण द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम आतप अनुलोमे। हेतु के अनुसार ड्रग की चॉइस, पांच भौतिकत्व के अनुसार ड्रग की चॉइस और रक्त दुष्टि हर के अनुसार ड्रग की चॉइस करने के पश्चात अब हम आते हैं रक्त प्रदोषज विकार में। वक्षन्ते रक्तदोषजः कुष्ठ विसर्प पिंडिका रक्त पित्तम असर्गुद्रः। गुल्म गुद मेड्र अस्य पाकः च क्लीहा गुल्मो अथ विद्रुदी नीलिका कामला व्यंगः पिप्पल तिलकालकः दद्रुह चरमदल पामा श्वित्रम पामा पोड़स्त्र मंडलम। ये श्लोक आप कल याद करना। उसके पश्चात हम रक्त पित्त में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कुष्ठ में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, पाक में किस प्रकार, तो इन सब का आपको धीरे धीरे कर कर बता देंगे। ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल सर, काफी अच्छा। पांच भौतिक वाला बहुत अच्छे से।
5 वाला भौतिक वाला बहुत अच्छा था, ये बेकार था हेतु वाला है। नहीं सर, और भी अच्छे थे, लेकिन वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। मेहनत करोगे तो ऐसा होगा डॉक्टर साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, है ना? आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो। डॉक्टर साहब मेरा मार्गदर्शन के भरोसे मत रहना आप, ठीक है ना? ये तो आप देखो, भरोसा अपना ही होना चाहिए इंसान को, हौसला किसका हो? गुरु बिना तो भगवान भी नहीं मिलता, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? सही बात है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, गुरु तो हमारे साथ है ना, गुरु बिना गति दिखाते नहीं। रहेंगे, हमें फॉलो करना है। हमारी नहीं है तो आप पार लगाओगे। देखिए ऐसा है, अपन जब बात करते हैं ना, वो आपको पहला वाला तो समझ में आया नहीं होगा ना, जो मैंने वो आपको सुनाया था। नहीं सर, वो भी आया, वो भी आया सर। सर आप लेकिन ये भी मान लीजिए कि भगवान की कृपा होती है ना, तभी अच्छा गुरु मिलता है। अब ये तो कबीर ने कहा है। सब देखो आप चाहे मुझे 100 बार कहो, पर मैं अपने आप को गुरु कभी नहीं मानूंगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्यों? ताबे नाकामी का मतलब क्या होता है? नाकामी या नाकामयाबी बर्दाश्त करने की ताकत अगर आप में नहीं है, ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्यों? आरजू है मौत के साहिल से टकराने का नाम। तो इसलिए ये है कि जितना किनारे पर नहीं बैठना, जब आरजू की है तो उधर जाना है, और फिर देखी जाएगी, जो होगा सो देखी जाएगी। और गुरु आप मुझे नहीं कर सकते, मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, अगर आता होता डॉक्टर साहब तो मैं बहुत कुछ बता सकता था। जितना मुझे आता है आई विल टेल यू। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। गुरु नहीं, पर हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं क्या, पर सर जो आपकी गाइडेंस में होता है सर बहुत बढ़िया है सर, वो कहीं मिला ही नहीं कहीं हमें। सर मेरी बात सुनो ना, मैं बताता हूँ, मेरे साथ आज ही एक इंसिडेंस हुआ सर। सर 10 दिन पहले मेरे पास ना एक लेडी आई सर, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आई थी, किसी ने रेफरेंस दिया था मेरा। तो सर वो मेरे पास आए, तो जैसे कि 10 दिन पहले आए थे सर वो मेरे पास। तो उनकी सर वो लेडीज 30 ईयर्स ओल्ड थी सर। तो उन्होंने मेरे को आके बैठे मेरे कैबिन पे, जैसे बात हुई तो सर उन्होंने कहा मेरे को सिर्फ सांस चढ़ता है। तो मैं आज से पहले उन्होंने मेरे को रिपोर्ट्स दिखाई अपने कि मैं एमडी मेडिसिन को दिखा दिया, चेस्ट को दिखा दिया, तो यहाँ दिखा दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सर मैं जब उनकी हिस्ट्री ले रहा था वो, तो मैंने सारा देखा, तो अग्नि मानदेय का केस था, ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया था कि श्वास के रोग की उत्पत्ति ही हिमाशय से होती है, सर वही बात माइंड में क्लिक कर गई। तो सर मैंने ना उनको सिर्फ 2 ही बातें कही। मैं क्या, आपको एक लंघन करना पड़ेगा, उनको समझाया ऐसे कि ऐसे करना पड़ेगा। और सर मैंने कहा अब इनको खाली ऐसे भेज तो सकता नहीं, तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो सर मैंने सिंपल लहसुन आदि बटी इनको लूज करके दे दी। मैं क्या, अगर ऐसे दूंगा तो कहेंगे 100 रुपए की डब्बी देके डॉक्टर ने भेज दी, विश्वास नहीं होगा। तो मैंने लहसुन आदि बटी दे के 500 चार्ज करके भेज दिया। तो पेशेंट चला गया। तो सर आज भी जैसे कि इतनी बारिश होती तो पेशेंट आया, तो वो पेशेंट कहते मैं 1 हफ्ता हो गया भूखी रह रही हूँ, मेरी कोई पेन नहीं है, मेरा कोई सांस की, मेरे को कभी कभार इनहेलर भी ले लेती थी। तो कहते मैंने 10 दिन हो गए, मौसम भी इतना ठीक वो हो रहा है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये 2 गोलियां आपकी दी हुई है, 3 टाइम खा रही हूँ। और अपना सिर्फ आपने जैसे बताया था कि ये 5 दिन तक ऐसे करना, फिर 2 दिन के बाद सूप लेना, ऐसे करना तो ठीक होगी। तो मैंने कहा मेरे को ना सर फिर वही आपकी बात है कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता। पढ़ते तो पहले भी थे, पेशेंट पहले भी आते थे, बीमारी पहले भी देखते थे, पर एक देखने का नजरिया ही बदल गया सर। सिर्फ एक ड्रग सर, सिर्फ एक सिंपल सी ड्रग दे के, बिल्कुल सिंपल सी ड्रग दे के पेशेंट ठीक हुआ है सर। क्या होता है मैंने ये देखा है, जो प्रैक्टिस में मैंने लोगों को देखा है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कि ये लोग है ना, जैसे सांस चढ़ता है, तो सांस चढ़ने पर कई लोग क्या कराते हैं, वो कराते हैं ट्रेडमिल पे जिसको क्या कराते हैं, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, टीएमटी कहते हैं ना। तो टीएमटी कराने पर जैसे ही सांस फूल जाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप है ना इसको स्टंट डलवा लो तुरंत, जी है ना।
और हम किसी को भी नहीं कहते, क्योंकि भाई अब मान लो ऐसा होता है कि भाई आपने देखा नहीं ना रोगी की बीमारी की अवस्था क्या थी, क्या था क्या नहीं था। मतलब ये MBBS डॉक्टर जो खुद था वो कोरोना के बाद उठा और फिर उसको ऐसा लगा यार मेरे को तो सांस चढ़ जाती है थोड़ा चलने पर, और ऊपर तो मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ही जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और वो जाकर हिसार में उसने अच्छी जगह दिखाया तो उसको तुरंत कहा कि भाई आज शाम तक आप स्टंट डलवा लो। तो वो मेरे रिश्तेदार ने मुझे फोन किया, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आपकी तो श्वास तो चढ़ेगी जब आपको कोविड हुआ पड़ा है और आपने इतने इंजेक्शन लगवाया बना लिया, किसी की भी सांस भूल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को 3 दिन बुखार हो जाए तो चौथे दिन क्या उसकी शक्ति होगी कि वो चल पाएगा? नहीं सर। दे ऑलवेज थिंक एक्सट्रीम पर सोचते हैं। मान लो अगर सिंपल सी बात है कि अगर छाती में दर्द है तो उनको लगता है MI हुआ, ऐसा नहीं सोचेंगे यार कि एसिड हो गया होगा, फलाना हो गया, ठीकना, कुछ नहीं। दे आर डूइंग एक्सट्रीम, दे आर मतलब उनको तो बस इतना ही मतलब है, और फिर वो बदल देंगे आपका स्टंट जिंदगी भर के लिए, जाओ आप। और वो आज ही मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आपने उस दिन कॉन्फिडेंस से मना नहीं किया होता ना तो मैंने शाम को स्टंट डलवा लिया होता। फिर उसके बाद जब मैंने उनको जो ये है एक श्वास का चिंतामणि 5 दिन के लिए और उसके बाद 10 दिन के लिए सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म दिया, 20 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो वही डॉक्टर बोलता है कि आपका जो दिल है वो 25 साल के लड़के की तरह है। तो मुझे लगा आपको उसको मारना चाहिए था, थप्पड़ बोले साले, तो उस दिन तो वो स्टंट डाल रहा था। सही बात है। What they are doing, मतलब भाई ठीक है आप आत्यादायी स्थिति में जो करना है, पर हर किसी को ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि भाई जिसको आया उसको स्टंट डाल दिया, जिसको भाई आप देख तो लो करना क्या है, कैसे करना है, ये बड़ी मुसीबत है। सर आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खासतौर से सर्जन सर मतलब लोगों को तो टारगेट दिए जाते हैं ना, वो लोग आजकल तो बिजनेस की तरह से लेते हैं। हाँ यहाँ पे सर बरेली में सर इतने सारे लोगों की गरीब लोगों की पकड़ के स्पाइनल सर्जरी कर रखी है। हाँ और सर लेकिन सर हम लोग दवाई लिखते हैं ना तो तुरंत स्पाइनल सर्जरी कर देते हैं। अरे सर मैंने इतने गरीब लोगों की यहाँ पे स्पाइनल सर्जरी देखी है यहाँ पे प्रैक्टिस में, जबकि 8 महीने ही तो हुए मुझे यहाँ आए हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, अगर मैं थोड़ी भी महंगी दवाई लिख दूंगी ना तो लेने को तैयार नहीं। हाँ ये भी बड़े लोगों में है कि अगर मैं किसी को लिख दूं ना कि भाई आपने उर्वरवाद चिंतामणि या योगेंद्र रस लिख दिया, बड़ी महंगी ड्रग है और वैसे 5-6 लाख रुपए का इंजेक्शन वो करवा लेंगे, पर वो बनानी पड़ती है डॉक्टर साहब, फिर एक दिन आपसे लोग करवाएंगे इलाज, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर एक केस डिस्कस करना था। और डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए हैं, मैं आपको या मैं फोन कर लूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।